नमस्कार बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम कल की कक्षा में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ के आरंभ के गद्यांशों में हमने पढ़ा कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण 3 तत्वों से मिलकर होता है, अर्थात किसी भी राष्ट्र के लिए 3 अंग आवश्यक हैं: भूमि, जन और संस्कृति। तो सबसे पहला अंग जो है भूमि, उसका अध्ययन हम भूमि शीर्षक के अंतर्गत कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लेखक ने कहा है प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र से जो भी प्रेम करता है वह प्रेम केवल शाब्दिक नहीं होना चाहिए। राष्ट्र से प्रेम, राष्ट्र से उसका रिश्ता, राष्ट्र से उसका संबंध भावात्मक रूप से भी होना चाहिए और कार्य क्षेत्र से भी, कार्य के माध्यम से भी वो अपने राष्ट्र से जुड़ा हुआ हो। यहाँ तक कि लेखक ने कहा है भूमि के बारे में जो वर्णन किया है कि जिस राष्ट्र में हम निवास करते हैं उस राष्ट्र की भूमि से जुड़े हुए हर तथ्य को, चाहे वो धरती के अंदर का भाग हो, ऊपरी भाग हो, या हमारे राष्ट्र की सीमाएं, जो भूमि है उसकी सीमा किन राष्ट्रों से, किन अन्य देशों से मिलती हैं, हमारे राष्ट्र की भूमि पर कहाँ कहाँ पर्वत, नदियाँ, पठार, समुद्र, वन, जीव जंतु, धातुएं जो भी पाया जाता है उनका सूक्ष्मगत वर्णन, उनका छोटे से छोटा एक, यहाँ तक कि एक तिनके तक का वर्णन, उसकी जानकारी प्राप्त करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों तरफ से ज्ञान के नेत्र खुलेंगे तो अपने आप अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, लेखक कहता है कि धरती, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, इस धरती को पृथ्वी का एक पर्यायवाची वसुंधरा आपने पढ़ा होगा। वसुंधरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अनेक ऐसी निधियाँ, ऐसे खजाने, ऐसा भंडार भरा पड़ा है जो अन्य कहीं नहीं मिल सकता। कोख यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हम रखेंगे गर्भ। तो लेखक कहते हैं कि इस पृथ्वी की, हमारे राष्ट्र की, कोई भी राष्ट्र हो, हर राष्ट्र की पृथ्वी के गर्भ में जो अमूल्य, बहुमूल्य ऐसे खजाने भरे पड़े हैं, धातुएं भरी हैं, जिनके कारण उसे वसुंधरा कहा जाता है। भला कौन ऐसा नागरिक होगा जो उनसे परिचित ना होना चाहेगा, जो उनके बारे में जानकारी प्राप्त ना करना चाहेगा? कौन ऐसा होगा जिसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न ना होगी? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। आज से नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों से ये धातुएं पृथ्वी के गर्भ में पल रही हैं, उनको पोषण मिल रहा है, बढ़ रही हैं, उत्पन्न होती हैं, विस्तार होता है उनका, परंतु उसकी जानकारी प्राप्त करना और किस क्षेत्र में कौन सी धातु पाई जाती है, किस क्षेत्र में किस खनिज का भंडार अधिक है, कहाँ तेल का भंडार है, ये सारी जानकारी हर व्यक्ति, हर नागरिक को होनी चाहिए। दिन रात, और ये ऐसे ही नहीं, ये पृथ्वी जो बन गई है, पृथ्वी पर जो पहाड़ बन गए हैं वो अपने आप ही नहीं बन गए। इसके लिए दिन रात बहने वाली नदियों ने बहुत मेहनत की है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित का अर्थ है अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है ये पूरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं फॉर बोर्ड एग्जाम। क्या कहा लेखक ने कि हमारे देश में, राष्ट्र में जो नदियाँ दिन रात बहती हैं अविरल गति से, बिना रुके, बिना किसी रोक टोक के लगातार बहती रहती हैं, अपना कार्य करती रहती हैं, ये नदियाँ अपने साथ साथ अपने किनारों पर जहाँ जहाँ से होकर निकलती हैं वहाँ से अनेक प्रकार की मिट्टियों को साथ में बहा कर लाती हैं और अनगिनत प्रकार की उस मिट्टियों से पृथ्वी की देह को, पृथ्वी के शरीर को सजाती हैं, संवारती हैं। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, भावी अर्थात भविष्य के आर्थिक
आने वाले समय के आर्थिक का अर्थ है धन संपत्ति से। हमारे देश की जो आर्थिक उन्नति, अभ्युदय का अर्थ है उन्नति, उन्नति के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र आर्थिक दिशा में आगे बढ़े, तो अर्थात फाइनेंशियली रूप से स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो हमें क्या करना है, हमें इन सब की जांच पड़ताल, इनकी जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, अति आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर, ये जो पत्थर हैं आपने देखा होगा अंगूठियों में पहने जाते हैं, विभिन्न आभूषणों में लगाए जाते हैं, तो ये पत्थर ऐसे ही कहीं से नहीं पड़े मिल जाते हैं। ये पत्थर नदियों में बेतरतीब ढंग से पड़े रहते हैं। इनकी जो बनावट है वो कुशल शिल्पियों के, शिल्पी का अर्थ है कारीगर, कुशल कारीगरों के द्वारा संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़, अनगढ़ का अर्थ है ना गढ़े जाने योग्य, जिसे आसानी से नहीं बनाया जा सकता, बनाना जिसे मुश्किल है, कठिन है, ऐसे नग का अर्थ है पर्वत। वैसे नग का अर्थ पर्वत होता है, लेकिन यहाँ पर नग का अर्थ जो नगीना, ऐसे अनगिनत नग विंध्याचल की नदियों में, जो विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं, उन नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते चमकते, जैसे धूप में पानी में, साफ पानी में अपने आप चमकते हुए दिखाई देते हैं। पर जिसे उसकी पहचान है वही समझ सकता है ना कि ये पत्थर कीमती है या ये साधारण सा एक पत्थर ही है या कोई नगीना है, ये कोई नग हो सकता है। तो इसकी जब तक हमें जानकारी नहीं होगी, हम इसके बारे में जांच पड़ताल नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये पत्थर बेशकीमती है या ये पत्थर बेकार है। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तो उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और नई सुंदरता फूट पड़ती है। ये पत्थर नदियों में पड़े रहते तब तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। जब कुशल कारीगर जो अपने कार्य में पूरी तरह से कुशल है, चतुर है, अच्छी तरह से अपने कार्य को कर लेता है, परिपक्व है, वो उसे काट कर अपनी बुद्धि से, अपनी कार्य कुशलता से ऐसी सुंदरता प्रदान कर देता है, सुंदर सुंदर घाट बना देता है कि वो पत्थर अनमोल हो जाते हैं। उन घाटों पर लगकर वो पत्थर बहुमूल्य बन जाते हैं, अमूल्य बन जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन, सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, तो हमें उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। केवल बड़े बड़े पत्थर ही नहीं, इमारतों में लगने वाले सुंदर पत्थर ही नहीं, बल्कि जो छोटे छोटे से पत्थर, जैसा कि मैंने पहले बोला अभी कि अंगूठियों में, विभिन्न आभूषणों में नर नारी दोनों ही अपनी रूप सुंदरता बढ़ाते हैं। इससे वो कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कहाँ तक उनका योगदान है, इन सब का ज्ञान होना भी हमें आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, अंतराल का अर्थ है बीच में, पृथ्वी और आकाश के बीच में यानी धरती से लेकर आसमान तक जो कुछ सामग्री भरी पड़ी है, पृथ्वी के चारों ओर, पहले ही बताया गया कि हर एक की आपको जानकारी होना चाहिए, पृथ्वी से लेकर आकाश तक के बीच में जितनी भी सामग्रियां हैं, जितनी भी वस्तुएं आती हैं, सजीव निर्जीव हर एक, और चाहे वो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गंभीर सागर हो और उस सागर में निवास करने वाले जल जीव हों, जो जल में रहने वाले मगर हैं और भी जो सर्प हैं, जितने भी जीव जंतु उसमें निवास करते हैं, या फिर उस जल में जो रत्नों की राशियां पाई जाती हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलाने चाहिए। उन सबके प्रति चेतना, एक चेतना का अर्थ है जागृति, एक ऐसी जागृति, एक ऐसा ज्ञान, जिज्ञासा प्रत्येक नागरिक के हृदय में उमड़नी चाहिए और उनका स्वागत करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी भावनाएं राष्ट्र में हमें फैलानी चाहिए कि जिससे हर व्यक्ति जागरूक हो सके, उनके बारे में जानकारी ले और साथ ही साथ देश के विकास में योगदान दे। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जब तक जिज्ञासा की नई किरणें नहीं फूटती, विशेषकर नवयुवकों के लिए कहा गया, क्योंकि कहा जाता है कि युवा पीढ़ी ही देश का आधार होती है। देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो युवा पीढ़ी कही जाती है, जिसके बल पर देश खड़ा होता है।
तो तब तक हम कैसे हैं? सोए हुए के समान। जब तक युवा पीढ़ी के हृदय में ये भाव नहीं जागते हैं कि हम अपने राष्ट्र की उन्नति कैसे करें, राष्ट्र का विकास कैसे करें, हमारा राष्ट्र हर तरफ से चहुओर विकसित कैसे हो, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम, विज्ञान ने आज बहुत तरक्की कर ली, बहुत उन्नति कर ली है, बहुत ही आगे बढ़ गया है विज्ञान। उद्यम, परिश्रम, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम परिश्रम को, जो मानवीय श्रम है, उसे हम पीछे छोड़ दें। मशीनों को हम केवल, विज्ञान से तात्पर्य मशीनों को, केवल हम मशीनों को ही ऊपर रखें, उसे ही हम प्राथमिकता दें। नहीं, हमें जो कुशल कारीगर हैं उनकी कारीगरी को भी महत्ता देनी है। दोनों को मिलाकर जब हम राष्ट्र में एक भौतिक स्वरूप का नया ढांचा तैयार करेंगे, तभी हमारा राष्ट्र उन्नत हो सकेगा। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह, अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। ये कार्य जबरदस्ती नहीं, प्रसन्नता से होना चाहिए। हर व्यक्ति को इसमें प्रसन्नता हो, लगन हो, उत्सुकता हो, उत्साह हो, और वो अपने अथक, बिना थके, बिना रुके परिश्रम के साथ साथ इस कार्य को आगे बढ़ा सके। और यही करना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यह ध्येय का अर्थ है लक्ष्य, उद्देश्य। यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे। रीता ना रहे का अर्थ है खाली ना रहे। ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र में जितने हाथ हैं, अर्थात हर व्यक्ति इस कार्य में संलग्न होना चाहिए। कोई भी हाथ खाली ना रहे, अर्थात कोई भी हाथ ऐसा ना हो जो इस कार्य को छुए बिना, इस कार्य को किए बिना रह सके। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। तभी हम अपनी मातृभूमि की हर तरफ से, पुष्कल समृद्धि का अर्थ है चारों तरफ से, 10 दिशाओं से इसकी समृद्धि और समग्र रूप मंडन और इसके रूप की सुंदरता, हमारा राष्ट्र ऊपरी और आंतरिक, बाह्य और आंतरिक दोनों स्वरूप से ही सुंदर दिखाई देगा। अब इसके बाद हम जन शीर्षक, भूमि का वर्णन अभी हमने पढ़ा, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा जो किया गया था। अब किसी राष्ट्र के लिए जन की महत्ता क्या है, भूमि के बाद, उसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।